फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। आप सबका स्वागत है फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। इन टुडेज current affair module of 6th June, we are going to discuss about latest happening. We are going to dive deeper into latest issues, analyze them. Also, we will develop certain insights from historical events. I'm sure आप सब लोग रेडी होंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, इनकी नोट्स बनाने के लिए। दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज का पहला मॉड्यूल। हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा भारत देश के अंदर। भारत देश में इलेक्शन होता है। आई एम श्योर यू नो दैट वी इलेक्ट आवर लेजिस्लेचर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे जो लॉ मेकर है वो हम इलेक्ट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। ठीक है, सो दैट मीन्स इस बार था लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ विधानसभा का भी इलेक्शन था, कुछ कुछ स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में था। नाउ कमिंग बैक टू लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन में हमारे पास एक मजेदार सी सिस्टम बनती है जिसको बोलते हैं, वी कैन से, लोकसभा में से, दैट इज लेजिस्लेचर में से जो मेजॉरिटी होगा वो हमारा एग्जीक्यूटिव बनेगा। यस और नो? सो आवर एग्जीक्यूटिव इज गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम लेजिस्लेचर। किस में से बनता है भैया? लेजिस्लेचर में से बनता है। यस और नो? लेजिस्लेचर में जो 543 सीट्स है उनमें से जिसके पास 272 प्लस सीट होगी वो एग्जीक्यूटिव फॉर्म करेगा, विच इज नोन एज parliamentary form of government. So this parliamentary form of government tells that executives must be elected, must be taken from legislature only and they are accountable to legislature. ठीक है, तो दोस्तों अब लड़ाई उस एग्जीक्यूटिव फॉर्म करने की हो रही है। 272 प्लस आपने देखा होगा कल मोदी साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया एज अ पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया एंड मोदी साहब आज या कल वापस जाएंगे या उनको मतलब वो वापस प्रेसिडेंट साहब को मिलेंगे और बताएंगे कि ही इज गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये सुनो, फिर प्रेसिडेंट साहब उनको एक वारंट भेजेंगे। उस वारंट के बेसिस के ऊपर ही विल कम, यू कैन से, टू टेक ओथ, you can say, and then oath लेने के बाद he will become prime minister. This is the system. Is that very clear? Parliamentary form of government. ठीक है, very interesting one. This is the executive बोलते हैं because legislature पर plus executive ये system रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं executive. ठीक है, तो अभी ये जो नंबर की बात हो रही है that is available with NDA. ठीक है, India Alliance doesn't get this kind of, you can say, numbers, but they are saying we are keeping all the doors open for Naidu and Nitish Kumar. अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं, we are happy and we are going to make alliance with them. Okay, so let's see how the things are shaping up. पर देखते हैं क्या होगा, है ना? So जून 7 को there is a kind of पार्लियामेंट्री पार्टी का एक मीटिंग होगा, उसके अंदर ये डिसाइड होगा। मतलब मोटे मोटे तौर पे कल यू कैन से हमें ये पता चलेगा कि हमें नए प्राइम मिनिस्टर कौन सी तारीख को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिस्टम? चलो बढ़िया, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। You know, in the recent time, you might have heard that Government of India issued a circular to ban import, breeding and selling of some around 24 dog breeds which government considers as ferocious and a threat to human life. The big question is that this kind of banning is coming from which ministry? So the ministry for you is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Note that this is going to be very crucial because examination में अगर जीके का ये 1 मार्क का सवाल पूछा, I'm sure large number of students may get this wrong, but if you are following Pro Talent, you're not going to get anything wrong. You're going to get proper answers. ठीक है, so Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying ने करीबन 24 डॉग ब्रीड्स को यू कैन से इंपोर्ट करना, उनको ब्रीड करना, उनको सेल करना बैन किया था। विच आर दोस? अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, डॉगो आर्जेंटिनोस, पिट बुल, ठीक है, एंड रॉट वेलर्स, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, सो हाई कोर्ट ऑफ केरला
सॉरी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास सेड दैट कि ये जो बैन किया गया है ना, उसमें जून 14 तक वेट करना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आया है मार्च 12 का, ठीक है, पर ये कब होगा, कैसे होगा, कौन सी डेट को होगा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज अबाउट विच मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इस चीज़ को एक से बताती है। कमिंग टू regular news items which are coming, you can say, in the varieties of the newspaper. So I thought to pick up this news item and help you to explain one very important term. ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ अ कन्विक्ट ऑन पेरोल टू फुलफिल वाइफ्स कंजुगल राइट्स टू हैव अ प्रोजेनी। टू हैव अ प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब है कि अपनी अगली जनरेशन पैदा करना, अपनी अगली जनरेशन होना, ठीक है। उसके लिए वाइफ के पास कौन सा अधिकार है? कंजुगल राइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगल राइट्स? कंजुगल एज द वर्ड रेफर्स इज कॉल्ड म्यूचुअल राइट्स, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड प्रिविलेजेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। दो लोग जब मैरिज करते हैं तो उनके पास एक दूसरे के साथ रहने का ये अधिकार है। दिस राइट्स इंक्लूड म्यूचुअल राइट्स ऑफ कंपेनियनशिप, सपोर्ट, कंफर्ट, sexual relationship, affections, joint property rights and varieties of the others. So यहाँ पे High Court of Karnataka directed prison authorities to release a convict on parole. Parole पे छोड़ने का बोला for 30 days, ठीक है, ताकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मिल सकते हैं and then they can have their babies. That is what the idea is. Generally ये वर्ड रेफर करा जाता है कंजुगल राइट्स, ठीक है ना, रेफरेंस टू इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब है कोई बंदा जेल में हो और उसको अगर कंजुगल राइट्स नहीं मिल रहे हो, ठीक है, तो उस समय पे ये अधिकार दिया जाता है। ध्यान रखना, दिस इज प्राइमरली गिवन फॉर हैविंग प्रोजेनी, बच्चे पैदा करने का, फैमिली आगे बढ़ाने का, लेकिन से उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए ये बातें रखी जाती है और इसके लिए हाई कोर्ट उस बात की परमिशन जनरली देता है। Is that very clear to everyone? Do you understand what is the meaning of conjugal rights? Conjugal rights is a broad category of rights. They are mutual rights between two individuals, especially arising out of the marriage. ठीक है, which includes rights of companionship, rights of support, comfort, sexual relationship, affection, joint property and few others. ठीक है, ये सब मिला जुला कर इसको कंजुगल राइट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक विमेन ने, उनके जो हस्बैंड थे जो जेल में थे इन मर्डर के केस के अंदर, ही वॉज कन्विक्टेड, और उसके बाद लेकिन से वुमेन ने डिमांड करा दैट शी वांट्स टू हैव हर कंजुगल राइट्स, शी इज डिप्राइव्ड ऑफ दोज कंजुगल राइट्स बिकॉज शी वांट्स टू हैव अ प्रोजेनी, शी वांट्स टू कंटिन्यू विथ अ फैमिली एंड शी वांट्स टू हैव बेबीज, ठीक है। और इसकी वजह से दिस 31-year-old वुमन फ्रॉम कोलार डिस्ट्रिक्ट गॉट दिस राइट, ठीक है, इन we can say कर्नाटका। Is that very clear? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा दोस्तों, ये न्यूज़ के बारे में आगे बढ़ने से पहले, है ना, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेगुलरली आप यहाँ करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो ये पक्का है कि बहुत सारी चीज़ें मैं रिपीट करूँगा तो आपका एक मतलब एक तरीके से रीइंफोर्समेंट होता रहेगा, आप बहुत छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी इजराइल कि टूरिस्ट्स को मालदीव्स ने बैन करके रखा हुआ है। मालदीव्स ने कहा इजरायली पासपोर्ट होल्डर विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू मालदीव्स, ठीक है। तो भैया केरला विचेस गॉट शॉट इन द आर्म, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉट इन द आर्म? शॉट इन द आर्म का मतलब होना कि एक तरीके से आप वैसे परेशानी में थे, ठीक है, आपकी हालत खराब हो रही थी, पर अचानक ऐसी कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होने लगा, दैट इज कॉल्ड शॉट इन द आर्म। यहाँ पे केरला बिचेस गॉट शॉट इन द आर्म बिकॉज जब मालदीव्स में इजरायली पासपोर्ट होल्डर के लिए बैन कर दिया, ठीक है, तो इजराइल गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक नोटिस जारी करी दैट देयर आर लॉट ऑफ बीचेस वेयर यू कैन गो एंड वन ऑफ देम इज यू कैन से केरला बीचेस। इजरायली एम्बेसी in India on their social media platform, you can say put the photograph of this Kerala beaches and told that you can visit those places, no need to go to Maldives, ठीक है, बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। सो केरला में एक ज़माने में साइजेबल जूइश पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है, एंड देयर वर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर गोइंग टू
केरला. सम अराउंड यू कैन से 2019 में 23,000 इजरायली टूरिस्ट विजिटेड केरला एंड दैट वाज हाईएस्ट टेली इन दी रिसेंट ईयर. ऑब्वियसली कोरोना के बाद सिनारियो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है, और प्राइमरली ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से इजराइल के लोग अब ज़्यादा घूमने जा नहीं पा रहे, ठीक है. तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, ठीक है. देखते हैं क्या होगा. सेबी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सर्कुलर रिलीज करा. वी ऑल नो सेबी. सेबी is a Securities Exchange Board of India. Security Exchange Board of India is a regulator in our security exchanges, in the stock market. दोस्तों आपको पता होगा अलग अलग तरीके के रेगुलेटर होते हैं अलग अलग सिचुएशन में. फॉर एग्जांपल बैंकों के लिए रेगुलेटर कौन है? आरबीआई. टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेटर कौन है? ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. व्हाट डज रेगुलेटर डू? रेगुलेटर का काम क्या होता है कि वहाँ जो एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट करना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो? स्पेशली इन द फाइनेंशियल मैटर्स सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेबी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंडिया के स्टॉक मार्केट को यू कैन से फ्री और फेयर वे में मेंटेन करने के लिए, इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए. सेबी के जो चेयरमैन है उनका नाम है माधवी पुरी बुच. ध्यान रखना ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है. माधवी पुरी बुच बहुत रेगुलर सवाल आता है एग्जाम में कि सेबी के चेयरमैन कौन है. सिमिलरली आरबीआई के चेयरमैन कौन है? दैट इज आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांता दास, ठीक है. तो ये रेगुलरली सवाल आता है. तो सेबी जो रेगुलेटर है उन्होंने जून 5 को एक सर्कुलर रिलीज किया. सर्कुलर का नाम है Enhancement of Operational Efficiency and Risk Reduction Payout of Securities Directly to Client Demat Account. ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है समझते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अ क्लाइंट, ठीक है. सो यू मस्ट हैव अ डीमैट अकाउंट. यू हैव अ डीमैट अकाउंट विथ अ ब्रोकिंग फर्म, ठीक है. बहुत सारी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म होते हैं, ठीक है. आपका उनके साथ अकाउंट होता है, ठीक है. जैसे ब्रोकरेज फर्म हो गई आपकी, है ना, जेरोडा, या फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ठीक है. ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरीके की ब्रोकिंग फर्म होती है. तो आप अपना अकाउंट एक डीमैट अकाउंट, ठीक है, एक सिक्योरिटी का मतलब परचेज, सेल और परचेज करने के अकाउंट खोलोगे, उसको नाम दिया जाता है डीमैट अकाउंट. तो आपका अकाउंट है इस ब्रोकिंग फर्म में. जो भी आप खरीदारी बिकवाली करते हो उसका पैसा सबसे पहले ब्रोकिंग फर्म के अकाउंट में जाएगा और ब्रोकिंग फर्म उनके अकाउंट में से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ सिस्टम वाज गोइंग ऑन सो फार, ठीक है. अब ये सर्कुलर जितनी भी क्लियरिंग हाउसेस है उनको दिया गया कि अब जो भी शेयरों की खरीदारी बिकवाली होगी सीधा पैसा डायरेक्टली क्लाइंट के अकाउंट में जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि पहले ब्रोकरेज फर्म के अकाउंट में जाएगा और वहां से फिर क्लाइंट के अकाउंट में आएगा. ऐसा मूवमेंट नहीं होगा. विद इन सेम डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. दैट्स हाउ दिस सिनेरियो इज. ओके, सो प्राइमरली ये क्लाइंट की सिक्योरिटी के लिए किया गया है दोस्तों. ये जून 5 2024 को नोटिफिकेशन आया है और ये इंप्लीमेंट होगा अक्टूबर 14 2024. उस तारीख से ये इंप्लीमेंट होगा. इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एक बड़ा महत्वपूर्ण एक इनसे रिपोर्ट पब्लिश किया गया, ठीक है, एक स्टडी पब्लिश करी गई, ठीक है ना, विच इज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी. सो वर्ल्ड हैज नेवर हैड सो मेनी रिच पीपल एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज सोरिंग इन द स्टॉक मार्केट्स, ठीक है, एंड दैट मेड देम wealthier. So world richest have never been so wealthy. That is the report published by Capgemini. Capgemini ने कहा कि टोटल वेल्थ, है ना, टोटल वेल्थ ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिसको बोलते हैं HNWI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ठीक है. सो दैट इज यू कैन से पीपल हु हैव एटलीस्ट $1 million, ठीक है, इन द लिक्विड एसेट, ऐसा माना जाता है, ठीक है. सो वो लोगों का नंबर काफ़ी बढ़ गया. दैट इज इंटरेस्टिंग दोस्तों. ध्यान रहे, इनइक्वालिटी
पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है, ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए बट डेवलप कंट्री के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये देखिए इंडिया के बारे में बात करें, 1952 से 2019 के बीच में इनकम इनक्वालिटी के बारे में बात करें तो ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है वो है आपका टॉप 10% ऑफ द पीपल का इनकम के बारे में बात हो रही है, और जो आपके सामने ये जो ब्लू कलर का नंबर दिख रहा है दैट इज यू कैन से बॉटम 50% ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है। अब आप देखिए जब हम बैठे थे 1952 में, सो थोड़ा सा गैप तो ज़रूर था, और ये गैप धीरे 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 थोड़ा नैरो हुआ। समवेयर इन 1980s के ज़माने में ये थोड़ा नैरो हुआ, बट देन स्लोली एंड स्लोली इट हैज़ पिक्ड अप फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। ये गैप इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि आज वो कंप्लीट होने का संभावना ही नहीं दिख रही है। ठीक है, सो ये इनकम इनइक्वालिटी इज गेटिंग इनटू बिग ट्रबल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी, we can't miss out to discuss about this person whose name is Thomas Piketty. Thomas Piketty is economist, philosopher, ठीक है, अच्छे थिंकर माने जाते हैं आज के ज़माने के, फ्रेंच थिंकर है, फ्रेंच फिलोसोफर है, फ्रेंच प्रोफेसर है। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी थी कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, इस तरीके से किताब लिखी थी, और इस किताब में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इनइक्वालिटी फैली हुई है। और उन्होंने डेटा बताया कब से, जब से सिविलाइजेशन बनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक के बीच में क्या इनइक्वालिटी का सिनारियो रहा, उसके बारे में उन्होंने बात करी। उनका कहना है कि लोग अपनी इनकम मतलब अपनी अर्निंग से, अपनी सैलरी अर्निंग के द्वारा कभी भी बड़े इनकम पे, बड़ी पोजीशन पे जा नहीं सकते, बड़े वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। वेल्थ क्रिएट करना है देन इट शुड ऑलवेज कम थ्रू दी एसेट्स, है ना। किससे आना चाहिए? एसेट से। ठीक है, उन्होंने बड़ा मज़ेदार से एक डेटा दिया। उन्होंने एक बताया, एक है रिटर्न ऑन एसेट बोलते हैं जिसको, ROA बोलते हैं, उसको उन्होंने R नाम दे दिया। फिर एक देश का GDP जिस रेट से ग्रो कर रहा है उसको उन्होंने G नाम दे दिया। और उन्होंने बताया कि कैसे, उनका स्टडीज़ बताता है, इतने सालों की स्टडीज़ बताती, इतने सालों का डेटा उन्होंने इवेल्यूएट करा, वो बताता है कि इट इज़ ऑलवेज R ग्रेटर देन G। दोस्तों ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी ये बातें समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ R ग्रेटर देन G? R ग्रेटर देन G स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एसेट्स से जो आपको बेनिफिट मिलेगा दैट इज़ फार बेटर देन दी अर्निंग यू आर गोइंग टू गेट एज दी G। समझ में आ रहा दोस्तों? चलो बढ़िया। और उसकी वजह से ये समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास बहुत एसेट्स है और जिन लोगों को उनकी से फैमिली से जो पुराने बहुत एसेट्स मिले हैं, वो एसेट्स हमेशा ग्रो होंगे और वो ज़्यादा रेट से ग्रो होंगे कंपेयर टू योर इनकम, that is your salary is growing. Your salary is going to grow at the rate of a GDP growth rate. ठीक है, while your assets are going to grow at the market dynamics. ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये जो इनकम इनइक्वालिटी हो रही है that is primarily for those top 10% of the people. They are the wealthy people and this is primarily because of their assets. ये किसकी वजह से हो रहा है? उनके assets की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया। एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ आइटम आया है रशिया से। रशिया के कॉस्मोनॉट जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको, ठीक है, इज अ रशियन कॉस्मोनॉट। ही बिकम्स फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस अर्थ टू स्पेंड 1000 days in space, मतलब more than 3 years in the space. ठीक है, 59-year-old Russian cosmonaut has become the first person to spend 1000 days in the space. रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने कहा। रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है दोस्तों? रॉसकॉस्मोस। ठीक है, इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? ठीक है, इंडिया की है भैया इसरो। अमेरिका की कौन सी है? कॉल नासा। चाइना की कौन सी है? CNES। ये सर नो? चलो बढ़िया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। चाइना ने अभी मून पे कदम रखा है ना, मून पे उन्होंने फार साइड ऑफ मून पे अपना अगेन से कदम रखा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब न्यूज़ आ रही है अमेरिका से जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता होगा अलग अलग देशों के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स है और जो असाइलम सीकर्स है उनके लिए अलग अलग लॉ आ रहा है।
यूके में अभी रिसेंटली लॉ आया था कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं हम उनको यूके में से निकाल कर कहाँ भेज देंगे, रवांडा। और उन्होंने रवांडा के साथ एक एसोसिएशन किया है जिसके द्वारा रवांडा में ये लोग भेज दिए जाएंगे, है ना। पर पर्सन दे आर गोइंग टू गिव सम मनी टू रवांडा, रवांडा इज हैप्पी दैट दे आर गेटिंग मनी एंड देन दे आर अलाउिंग दिस पीपल टू कम एंड पार्ट ऑफ अगेंस्ट रवांडा। ठीक है, रवांडा का कैपिटल क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों। ये बात हो रही है यूएसए की नाउ। यूएसए में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना एक असाइलम रिस्ट्रिक्शन का प्लान अनाउंस किया। क्या प्लान है, क्या बात कर रहे हैं, दिस इज असाइलम बैन। ठीक है, सो इट सेज द असाइलम बैन प्रिवेंट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम क्लेमिंग असाइलम इन यूएसए मैक्सिको बॉर्डर अंटिल द क्रॉसिंग डिक्रीजेस। ठीक है, क्रॉसिंग तो बहुत हो रही है, रोज रोज बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, एक समय पे है ना ये नंबर पहुंच गया था 4000 लोग एवरी डे। दे आर सेइंग कि भैया अगर एवरी डे 1500 पर्सन पर वीक, सॉरी 1500 पर्सन पर डे फॉर अ वीक अगर इतना रिड्यूस हो गया तो हम इसको मतलब ये बैन हटा देंगे। ये बैन कब से चालू हुआ, 5 जून रात को 12 बजे से। ठीक है, माइग्रेंट क्रॉसिंग इलीगली विल बी क्विकली डिपोर्टेड और सेंट बैक टू मैक्सिको विदाउट एनी चांस टू क्लेम असाइलम। वो कोई बात उनकी सुनी नहीं जाएगी, उनको वापस भेज देंगे। क्लियर कट बैन लगा दिया। ठीक है, याद रहे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में असाइलम सीकर माइग्रेंट्स के लिए पॉजिटिव बातें होती रहती है, ये सुनो, पर कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती है और उसके लिए इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूरोप मार्क्स 80 years of Normandy landing. What is this Normandy landing? Very important one. Please note करना इसको। Normandy landing क्या है? ये Normandy landing 80 साल कंप्लीट हुए। तारीख है June 6, 1944। We are sitting in 2024. So this is 80 years की बात हो रही है। Normandy landing is also known as D-Day. That was, you can say, an operation involved the forces from Allied group, which is USA, UK, Canada and several other allied nations. गोल क्या था इनका? The goal was to liberate Nazi occupied region of France and thereby they can get into the foothold of France and Europe and western area से वापस नाजी पे अटैक करना is improved. ठीक है, तो दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर है ना, दिस इज फ्रांस, दिस इज जर्मनी, तो ये एरिया पे कंट्रोल ले लेंगे तो जर्मनी पे अटैक करना बड़ा इजी बन जाएगा। ये सुनो, ठीक है। सो द कोड नेम फॉर दिस नॉर्मंडी लैंडिंग वाज, वी कैन से, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ नॉर्मंडी। ठीक है, और नॉर्मंडी लैंडिंग की तरीके से हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इवेंट है। This invasion was very crucial because it will open Western front against Germany. ठीक है, there were various deceptive techniques were used. Operation Bodyguard was carried out to mislead Germans about invasion location, suggesting that you can say they are going to, you can say, enter through पाई दी कलाइस करके जगह से घुसेंगे, पर फाइनली ये लोग घुसे नॉर्मंडी से। ठीक है, मैसिव प्रिपरेशन करी गई थी, बहुत सारे ट्रूप्स को असेंबल करा गया था, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारा सप्लाई लगाया गया था, आर्टिफिशियल हार्बर बनाए गए थे, पाइपलाइन बनाने लगी थी, बहुत सारा काम किया था। और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी को डिफीट करने के लिए। दोस्तों एलाइज का एक क्रूशियल फुटहोल्ड नॉर्मंडी में आया, जिसकी वजह से ऑल द मोर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप वहाँ पे एंटर होने लगे, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई। ठीक है, और फ्रांस वहाँ से लिबरेट हो पाया, एंड दैट्स वाई द सक्सेस ऑफ नॉर्मंडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सक्सेस ऑफ नॉर्मंडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन वेडनेसडे बिगेन अ स्टेट विजिट टू फ्रांस। फ्रांस विजिट कर रहे जो बाइडेन साहब, ठीक है, मार्किंग 80th एनिवर्सरी सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डी डे लैंडिंग, डी डे लैंडिंग इज नॉर्मंडी लैंडिंग।
ठीक है, विथ अ न्यू वॉर शेडोइंग यूरोप एज यूक्रेन बैटल्स रशियाज इन्वेजन, ठीक है भैया, यूरोप में एक नई वॉर होने वाली है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो भैया अलोंग विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, King Charles III from Britain, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, and Mr. Biden will remember the heroism of this particular allied troops. तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट है जिसमें इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा सब कुछ? चलिए बढ़िया, ठीक है। सो इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, सो इसको नोट करना, ठीक है। जो इजराइल की वॉर चल रही है गाजा के साथ, है ना, बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और लेबनान की साइड पे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इजराइल ने लेबनान के एरिया में वाइट फॉस्फोरस यूज किया है। वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, इज अ बैंड मटीरियल, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। इट विल पॉसिबली हार्म द सिविलियंस एंड इट इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम का एक एनजीओ है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करा है। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है दैट इजराइल इज यूजिंग वाइट फॉस्फोरस इंसेंडियरी सेल। दिस इज अक्टूबर 15, 2023 का फोटोग्राफ है, जहाँ पे एक शेल वाइट फॉस्फोरस का, है ना, लेबनान के ऊपर अटैक करने में यूज़ किया जा रहा है ना। वाइट हॉट केमिकल सब्सटेंस कैन सेट बिल्डिंग्स ऑन फायर एंड बर्न ह्यूमन फ्लैश डाउन टू बोन, मतलब आसानी से इतना जला देगा। इजरायली मिलिट्री ने कहा दैट वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉ, वी आर अपहोल्डिंग ऑल दी लॉज, ठीक है, एंड वी आर not using white phosphorus, you can say, material at all, ठीक है, using only, you can say, smoke screen, we are just using smoke screen, ऐसा उनका कहना है। and then you can say सुनीता विलियम्स, इंडियन ओरिजिन, ठीक है, नासा का एस्ट्रोनॉट है, and she is going to space third time, ठीक है, she is going to space for the third time, ठीक है, स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे, है ना। ये बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम की ये फ्लाइट है, और इसमें सुनीता विलियम का ये तीसरा फ्लाइट है, ठीक है। चलो बढ़िया, ग्रेट। सो आई एम श्योर यू हैव डेफिनेटली लर्न वंडरफुल थिंग्स फॉर द डे। आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आपको अगर ये डेफिनेटली मज़ा आता है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ गिव मी योर, यू कैन से, फीडबैक कि आपको ये वीडियोज़ में और क्या क्या इंक्लूड करवाना है मेरी तरफ से। आई विल ट्राई my best to include all those points. Okay, chaliye, great. With this I'm closing this module. Thank you very much for joining with me today in this session. All the best for your future.